वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारा यूनिट 10 है, अप्लाइड न्यूट्रिशन का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असल में ये जो यूनिट है, स्पेशली जो आईसीयू और एचडीयू होते हैं, उनमें जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनके लिए होती है। तो हमारा ये यूनिट का नाम ही है कि क्रिटिकल, जो इल पेशेंट्स है उनके लिए न्यूट्रिशन क्या होते हैं, उनके यहाँ सेम होती है या अलग होती है बातों से। तो आज हम सीखेंगे पहले कि क्रिटिकल इलनेस क्या होती है, मेटाबॉलिक चेंजेस कैसे आती है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो फिर हम दूसरा, एक क्रिटिकली इल, एक जो है, जो सेमी क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल्स, उनकी फीडिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी न्यूट्रिशन अलग है या नहीं, उनका जो न्यूट्रिशन देने का मेथड जो है वो अलग है या नहीं। तो ये आज सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और हम जो, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो काम है वो है कि नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में हम ये भी देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और ये सब। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है, ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल इलनेस होती क्या है। क्रिटिकल इलनेस का मतलब ये होता है कि जो ऐसा पेशेंट जिसकी वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से वो गुजरा हो, जिसमें उसको इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू या एचडीयू की केयर की जरूरत हो, और ऐसे पेशेंट की कांस्टेंट और विजिलेंट मॉनिटरिंग होती है। तो जाहिर है, जब ऐसा पेशेंट जब लाइफ थ्रेटनिंग में है और जब वो आईसीयू में है, तो वो अपनी न्यूट्रिशन जो नीड्स है वो खुद पूरी नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मेथड्स पढ़ेंगे कि जो है कौन से मेथड हैं जो हम जो क्रिटिकल केयर जो इल पेशेंट में देते हैं। तो सिंपली क्रिटिकल इलनेस का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, जिसमें जान का खतरा हो, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल इल। तो जाहिर है क्रिटिकल इल पेशेंट भी होते हैं, तो उनकी डाइट की भी जरूरत होती है। तो हम उनकी डाइट का देखेंगे कि उनकी डाइट में क्या क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो अगर हम क्रिटिकल इलनेस की बात करें, तो जो कॉमन कॉजेज होते हैं क्रिटिकल इलनेसेस के, तो पहला पहला जो कॉज है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या मतलब, एक्सीडेंट और इंजरी की वजह से जो आए, ऐसा कोई सीवियर इन्फेक्शन जो बन जाए, आगे जाके सेप्सिस बन जाए। एक्सटेंसिव बर्न, मतलब बर्न का मतलब ये है कि अगर बॉडी अगर जल जाए और वो काफी जल जाए, मतलब रूल ऑफ 9 के फार्मूले के हिसाब से ज्यादा अगर बढ़ जाए, तो हम उसको एक्सटेंसिव बर्न। तो ये भी एक क्रिटिकल इलनेस होती है। या कोई ऐसी कोई मेजर सर्जरी हुई है या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, तो भी हम ऐसे पेशेंट्स को हम क्रिटिकल एयर। और ऐसा पेशेंट जिसका रेस्पिरेटरी, रीनल, कार्डियक, लिवर फेल्यूर अगर हो पेशेंट, तो वो भी क्रिटिकल होता है। तो ज़ाहिर है, अगर वो क्रिटिकल इल है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डाइट की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो उस डाइट के हिसाब से हम आज पूरा हमारा जो यूनिट इस पे फोकस कर रहा है। तो आज का जो की कॉन्सेप्ट है, जो है इसमें एक वर्ड है, हाइपर मेटाबॉलिज्म। हाइपर मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जब आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए। और जाहिर है, जब इंजरी होती है या कुछ होता है, तो मसल्स की ब्रेकडाउन बढ़ जाती है। जब मसल्स की ब्रेकडाउन बढ़ जाएगी तो जाहिर है, तो क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में चेंजेस आएंगी, जिसमें आपको बर्डन होगा, आपको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं हाइपर मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे वर्ड मेटाबॉलिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें ये चीजें बन रही है, नहीं, यहाँ पे टूटती भी है, जैसे मसल ब्रेकडाउन। तो अगर हम मेटाबॉलिक चैलेंजेस या चेंजेस अगर देखें, क्रिटिकली जो इल पेशेंट होते हैं उनमें,
तो वो कौन कौन से होते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले पहले हाइपर मेटाबॉलिज्म है, जो ये चैलेंज आती है जब क्रिटिकल एलिवेशन होता है, तो मेटाबॉलिज्म जो है हाइपर मेटाबॉलिज्म होती है। दूसरा, प्रोटीन ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं हमारे, और हमारे जो टिश्यू होते हैं, उनकी कैटाबॉलिज्म होती है, मतलब वो टूटते हैं। तीसरा, ग्लूकोज प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाता है, मतलब आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। तो इसमें ये आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा, जब पेशेंट इमरजेंसी में है, तो उसका जो एक कॉर्टिसोल, दूसरे आपके हार्मोन है कैटेकोलामाइन, इसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो है ये बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक कैस्केड जो है, मेटाबॉलिक मतलब बढ़ जाती है, जिसमें टिश्यूज की ब्रेकडाउन होता है। तो ये चार मेजर चेंजेस आती हैं जब भी बंदा कोई बीमार होता है, ज्यादा सिक होता है, मतलब इमरजेंसी में होता है, तो ये चार चीजें इम्पोर्टेंट आती हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करें कि मेटाबॉलिज्म हो रही है, इसका मतलब कोई चीज टूट रही है, तो हमें देने की जरूरत पड़ेगी मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो हम वो देंगे। तो अगर हम बात करें, जब हम क्रिटिकल केयर की बात करते हैं, तो मतलब क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट कहाँ पे होते हैं, आईसीयू में। तो आईसीयू में सबसे पहले हमारा ये गोल होना चाहिए कि कुछ हमारे गोल्स हैं। जो पहला गोल हमारा ये होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको मेल न्यूट्रिशन ना हो, उसको एडिक्वेट कोली जो कैलोरीज है वो हम दें, उसमें प्रोटीन भी हो, तो कार्बोहाइड्रेट भी हो, सब हो, पर बैलेंस डाइट हो। ठीक है। स्पेशली हम प्रोटीन की इसीलिए बात करते हैं कि जैसे हमने कहा मसल्स ब्रेकडाउन वगैरह ये होती है। तो पहला हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिवेंट मेटाबॉलिज्म मेल न्यूट्रिशन। दूसरा, अगर मसल्स लॉस हुआ है, प्रोटीन डैमेज हुआ है, तो हम चाहे, हमारी कोशिश ये होगी कि वो जो टिश्यू डैमेज हुआ है वो रिकवर हो, और प्रोटीन हम इतनी सफिशिएंट अमाउंट में दें ताकि वो मसल्स मास दोबारा बने। तीसरा, हमारा जो फोकस होता है ये होता है कि उनके जो हीलिंग प्रोसेस होते हैं या रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, उसको बढ़ाना, इंक्रीज करने के लिए हम जो भी जो प्रोटीन कोशिश करते हैं, जिसमें विटामिन सी, प्रोटीन वगैरह ये सारी चीजें आती है। तो हमारा हीलिंग प्रोसीजर के लिए हमारा गोल, ये तीसरा गोल ये होता है। चौथा गोल हमारा ये होता है कि उसकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम विटामिन मिनरल्स, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें देंगे। तो एक आईसीयू में जब पेशेंट होता है, तो हमारे न्यूट्रिशनल गोल ये चार होते हैं। ठीक है। मेल से बचाना है, मसल्स मास बनाना है, हीलिंग को इंक्रीज कराना है, और उसकी इम्यूनिटी को अच्छी करनी है। तो अब ये न्यूट्रिशन जो गोल हमने बनाए हैं वो किस तरह से अचीव होंगे, वो इस तरह से। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी बॉडी की, उसमें से सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट आता है आईसीयू के हिसाब से, वो आता है प्रोटीन। क्योंकि इसमें हमने प्रोटीन की नीड बढ़ जाती है, स्पेशली 1.5 टू 2.5 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका वेट है 40 केजी, ठीक है, तो 40 केजी है, तो उसको एट लीस जो है 60 ग्राम पर डे प्रोटीन कंज्यूम करनी है आईसीयू वाले पेशेंट। इससे क्या होगा, जो मसल वेस्टिंग है वो सही होगी, हीलिंग सही होगी, और प्रोटीन जब हम देंगे तो उसके जो अमाइनो एसिड्स है वो टिश्यू को रिपेयर भी करेंगे और इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। दूसरा, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने जो है जितनी भी सोर्स है, मिसाल के तौर पे आप जितनी भी लेते थे, उसका 50 से 60% आपने बढ़ा के देना है कैलोरीज में। वो इसीलिए कि जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो आपकी जो प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो ब्रेक प्रोटीन ब्रेक डाउन होती इसीलिए कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी
ग्लूकोज की फॉर्म में होती नहीं है, तो प्रोटीन ब्रेक होके उसको एनर्जी मिलती है। तो जब ग्लूकोज होगा बॉडी में, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होगा। तीसरा फैट्स। फैट्स भी आपने 25 से 35 कैलोरीज बढ़ाना है। अगर आप नॉर्मली जो ले रहे थे खाना, जब आईसीयू में पेशेंट होता है, उसका 25 से 30% कैलोरीज हम बढ़ा के देते हैं, ताकि उसकी एनर्जी बढ़े और उसकी ग्लूकोज पे जो ओवरलोड है वो कम हो। तो इसमें हम स्पेशली एसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं, तो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो होती है उसके हवाले से। तो ये तो हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ए है स्पेशली, क्योंकि वो आपके इम्यूनिटी फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है, वुंड की हीलिंग को इंक्रीज कराता है। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, और जो है आपकी कोलेजन फॉर्मेशन को है। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। विटामिन डी आपकी बोन हेल्थ और इम्यूनो जो मॉड्यूलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। जिंक जो आपके ऐसे एंजाइम बनाता है, तो एंजाइम जब आपके काम करेंगे तो मेटाबॉलिज्म अच्छी होगी आपकी। और दूसरा जिंक का काम है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कराता, सपोर्ट देता है। आयरन ऑक्सीजन डिलीवरी का काम करता है, और सेल में जो मेटाबॉलिज्म होती है उसका सेल आयरन का बड़ा रोल है। तीसरा जो मिनरल है सेलेनियम, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमने देनी है आईसीयू में स्पेशली। तो अब हमने बात तो कर ली कि आईसीयू पेशेंट, आप लाजमी नहीं है कि आईसीयू पेशेंट जो है वो मुंह के जरिए खाना खाता हो, तो वो कभी कभी वो अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब बेहोश होते हैं। तो बेहोश ज़ाहिर है वो तो जो है खुद नहीं खा सकेगा, तो हम कुछ ट्यूब पास करते हैं, कुछ हम जो है आईवी के जरिए हम देते हैं, और सीवीसी सेंट्रल विनस कैथेटर के जरिए भी देते हैं। तो हम उन मेथड्स को हम बोलते हैं दो तरीका के। एक होता है एंटीरल, दूसरा होता है पारेंट्रल। एंटीरल वो फ्रूट होता है जो जो जीआईटी के थ्रू से पास हो। पारेंट्रल वो जो हम आईवी कैनुला के जो आईवी या सेंट्रल पेरिफेरल कैथेटर या सेंट्रल वेनस कैथेटर के जरिए जब दें न्यूट्रिशन, तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पारेंट्रल न्यूट्रिशन। जब हम जीआईटी के थ्रू जब दें, तो ऐसी न्यूट्रिशन को बोलते हैं इंटीरल। तो सबसे पहले हम इंटीरल के बारे में पढ़ते हैं। इंटीरल न्यूट्रिशन मतलब ऐसी डाइट जो आपके जीआईटी ट्रैक्ट से गुजरे, जिसमें हम एनजी ट्यूब लगाते हैं, ठीक है, और नेजो एंटेरिक भी ट्यूब हम लगाते हैं, और गैस्ट्रोमी ट्यूब लगाते हैं। ये तीन तरह के ट्यूब हैं हम लगाते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जो न्यूट्रिशन अगर वो ओरली सही इनटेक नहीं कर रहा, तो वो सही करे। इससे क्या होगा कि आपके गट फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीज होंगे, इन्फेक्शंस के चांसेस कम होंगे। आईवी आईवी से इन्फेक्शन के चांसेस इसीलिए होते हैं कि तो आपने उसमें बहुत एहतियात करना पड़ता है। तीसरा, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। दूसरा, ये जब जीआईटी आपका फंक्शन हो तब आप ये दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। उसके बाद जो है पारेंटल न्यूट्रिशन। से पारेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है आपने देना आईवी के थ्रू। अब वो सेंट्रल वेनस कैथेटर के भी दे सकते हैं, और आईवी के भी दे सकते हैं, पर बेसिकली ये सेंट्रल वेनस कैथेटर के जरिए देते हैं। इसमें शर्त ये है कि जब आपका जीआईटी काम ना करे, तब हम ये देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बाईपास की सर्जरी हो, डाइजेस्ट सिस्टम में उसको बाईपास करें, तो आपका बाइल किसी पेशेंट का बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा, या पेशेंट कोई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पे है तो भी, या कोई जो इंटीरियर न्यूट्रिशन कई जगह से पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको पारेंटल न्यूट्रिशन पे रखते हैं, ठीक है। तो जाहिर है ये जब हम न्यूट्रिशन देते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो किन किन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जब आप इंटीरियर न्यूट्रिशन देंगे। जाहिर है जब पेशेंट आपने आपके अगर आपने एनजी ट्यूब पास की, अगर वो सही रिप्लेस नहीं हुई, सही नहीं लगी, तो वो जो
आप पानी या फ्लूइड देंगे वो चला जाएगा लंग्स में। तो लंग्स में जाने के बाद एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। तो ये हो सकता है। दूसरा, डायरिया फ्रॉम फार्मूला एंटोनिस, क्योंकि जो आप दवाई देंगे, इंटीरियर न्यूट्रिशन में जो आप जो फूड देंगे वो होगा पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, फार्मूला की फॉर्म में। तो जाहिर है वो फार्मूला कभी कभी डायरिया भी करवा सकता है। इंटीरियर न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो सकता है, जिस जो ट्यूब से आप खाना दे रहे हैं कभी कभी वो ब्लॉक भी हो सकती है। और इस ट्यूब की वजह से नाजिया वोमिटिंग होने की भी चांसेस है। अगर वो अगर उसको खाना सही नहीं आ रहा, मतलब इंटॉलरेट कर रहा, तो ये इंटीरियर कॉम्प्लिकेशन है। पैरेंटल कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि ज़ाहिर है जब आप आईवी लगा रहे हैं या सीवीसी लगा रहे हैं उसके इन्फेक्शन के चांसेस। आप आईवी, क्योंकि ये डायरेक्ट आप आईवी में दे रहे हैं तो इसमें ग्लूकोज बढ़ सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। और जाहिर है जब आप आईवी के लिए ये सारा इतना कुछ वेल प्रिपेयर्ड दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। और जब ज़्यादा यूज करेंगे आप इसको पारेंटल न्यूट्रिशंस को, तो लिवर की फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारी जो आप न्यूट्रिशन देंगे वो सारी जाएगी लिवर के पास, तो लिवर के पास बर्डन हो जाएगा। तो ये चीज़ें इंटीरियल की वजह से होती है, ये होती है पारेंटल की। अब इनको हम कैसे मॉनिटर करेंगे, हमारा क्या काम है। पहले पहले हम असेस करेंगे। तो हमें असेस करना है कि पेशेंट का वेट क्या है, बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, लेब वैल्यू क्या है, लेब वैल्यू में स्पेशली एल्ब्यूमिन और प्री एल्ब्यूमिन। फिर हम देखेंगे फ्लूइड बैलेंस कितना है, नेगेटिव बैलेंस तो नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं है, न्यूट्रिशंस में हम क्या दे रहे हैं या पहले क्या कंज्यूम करता था। हमने देखना है कि मेल मेल न्यूट्रिशन की कोई निशानी तो नहीं आ रही। तो ये सारी हमारा काम है कि हम ये सारी चेक करेंगे। उसके बाद जब आप मेडिसिन ये सारी फीडिंग दे रहे होते हैं तो आपने साथ ही साथ चीज़ें मॉनिटर करनी है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट्स पैनल, जिसमें यूसी पूरी करवानी होती है आपने। वाइटल साइंस भी आपने साथ साथ देखते हैं। आपने ये भी देखना है कि फीडिंग अगर उसको आपने इंची पोची कुछ लगाया है या उसको टॉलरेट कर रहा है, उसको डायरिया वगैरह तो नहीं हो रहा, वोमिटिंग तो नहीं हो रही। गैस्ट्रिक में कंटेंट आपने जो टिप्स से बैक फ्लो करके चेक करना है कि गैस्ट्रिक कंटेंट वहाँ पे अभी तक जमा तो नहीं है, वो बैक फ्लो तो नहीं आ रहा, वॉल्यूम ठीक है, ये सारा आपने देखना है। और आपने डेली इनटेक आउटपुट देखना है कि आपने क्या दिया और क्या उसका एलिमिनेशन में आया। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, जो ऊपर हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी। जाहिर है जब आप प्रॉपर ट्यूब होगी, ठीक है, उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, तो ये एस्पिरेशन होंगे नहीं होगी। ये सेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये वाला कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ये नहीं होगा। और जो पेशेंट का हेड है, हेड का वो एलिवेट करेंगे तो जाहिर है वोमिटिंग के चांसेस नहीं होंगे, उसकी डाइजेशन सही होगी। और अगर आपने जो ट्यूब लगाई है उसको रेगुलर आप उसको फ्लशिंग करते रहेंगे तो ये जो ब्लॉक नहीं होगी, ट्यूब ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ अर्ली साइंस है। अगर आपने अर्ली साइंस आपने देख लिए तो आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे। तो अब हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आती है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में यही आता है कि उन्हें मॉनिटर करना है कि आपने ट्यूब सही लगाया है नहीं, उसमें कुछ रेजिडुअल्स तो नहीं हुआ, कुछ पेट में कुछ पड़ा तो नहीं हुआ। टॉलरेंस देखनी है कि उसको जो आप दे रहे हैं उसको कुछ लग रहा भी है नहीं, उसको वोमिटिंग डायरिया या तो कुछ तो नहीं हो रहा। जो कुछ आप करेंगे डॉक्यूमेंट्स करना है आपने, ठीक है, जो कुछ देंगे आपने लिखना है। कॉम्प्लिकेशन से आपने बचाने के लिए हमने ये पढ़ा है कि आपने जो प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल्स के वो फॉलो करने हैं, हाइजीन का ख्याल रखना है, पोजिशन बार बार करवानी है ताकि सही जो है डाइजेशन हो। और
ट्यूब जो लगाई आपने उसमें फ्लश करते रहना ताकि ब्लड ब्लॉक ना हो। जो कुछ आप अब करेंगे, जो कुछ करेंगे उसको रिकॉर्ड करें। जो कुछ आपको नजर आ रहा है असेसमेंट में उसको डॉक्यूमेंट करें। अगर आपको नजर आ रहा है कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है उसको भी आप उसको डॉक्यूमेंट करें। और जो कुछ पेशेंट के रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं उसको भी आप लिखें, डॉक्यूमेंट करें। तो ये हमने पढ़े कि ये हमारे चार काम हैं जब हम पैरेंटल वेंटिलेशन देते हैं। तो एक हमारे पास एक केस है। आपके पास अगर एक पेशेंट आता है आईसीयू में जो कि अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश पेशेंट आपके पास आया है और उसकी कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है, ठीक है। अब वो पेशेंट खुद आ नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे। न्यूट्रिशन सपोर्ट देने से पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने उस पेशेंट को असेस करना है कि उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है। क्या वो मेल न्यूट्रिशन में है, अंडर न्यूट्रिशन है, वेल न्यूट्रिशन है, या ओबेस है, या क्या है, ठीक है। वो आपने फिर आपने उसकी नीड्स कैलकुलेट करनी है कि उसको क्या जरूरत है क्या नहीं। फिर आपने एनजी पास करना है और वेरिफिकेशन करनी है, चेक करना है कि एनजी सही लग गई है। फिर आपने जो है इंटीरियर फीडिंग जो प्रोटोकॉल है आपका हॉस्पिटल का वो देना है। फिर आपने हर 4 कलाक के बाद आपने बैक फ्लो करके देखना है उस एनजी के टिप्स रिंग से कि वो बैक फ्लो वापसी तो नहीं आ रहा, गैस्ट्रिक रिजिडुअल्स अगर वापसी आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये उसको खाना टॉलरेट नहीं हो रहा। और आपने ब्लड ग्लूकोज भी चेक करते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक करते रहना है। जो कुछ अगर आपने देखा है और वो उसको टॉलरेट नहीं करा तो आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो आपको ये सारे काम करने हैं पहले। इस पेशेंट जब आपके पास आता है तो ये चीज़ें सब करनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट है, उसकी पुअर न्यूट्रिशन से हम कैसे पता चलेगा। अगर एक पेशेंट है जो उसकी पुअर न्यूट्रिशन होगी तो उसमें पहले पहले फिजिकल चेंजेस आएंगे। फिजिकल चेंजेस में ये होगा कि वेट लॉस होगा और आपको विजिबल वेट लॉस नजर आएगा। मसल्स कम होते जाएंगे, वेस्ट होते जाएंगे। तो जो पेशेंट है आपका वीक लग रहेगा, फटीग लगेगा। और उसके जो अगर कहीं पे जख्म है तो उसकी हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा। तो वुंड हीलिंग भी इसमें डिले होता है। दूसरा है लेबोरेटरी चेंजेस आपको नजर आएंगे। अगर आपने देखा कि उसकी न्यूट्रिशन सही नहीं है तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स भी सही नहीं होगी। एल्ब्यूमिन उसमें कम होगा, प्री एल्ब्यूमिन भी कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सही नहीं होंगे, पोटेशियम सोडियम ये सारा फर्क होगा, एनीमिया होगा। और ग्लूकोज की जो लेवल होगी वो होगी एबनॉर्मल। अब ये तो हमने फिजिकल चेंजेस देखी, हमने ये लेबोरेटरी। अब हम क्लिनिकली क्या देखेंगे। क्लिनिकल हम ये देखेंगे कि उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और वो आईसीयू में जो पेशेंट वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये अभी तक पेशेंट आपका आईसीयू में है। और ऐसे पेशेंट की ये हो सकती है कि इसकी डिजीज जो है रेट बढ़ता है और आगे जाके इसकी रिकवरी बहुत स्लो होता है। अगर आपने इस पुअर साइन ऑफ न्यूट्रिशन नजर आ रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज हमने जो क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशंस नीड्स क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइपर मेटाबॉलिज्म होती है। कौन से कंडीशंस में हम इंटीरियर फीडिंग देते हैं, कौन से जो सिस्टम में हम उसको पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, और इसमें नर्स का क्या रोल है। तो आज का जो यूनिट हमारा वो इस पे था कि एक पेशेंट है क्रिटिकल इल होता है तो उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं मेडिसिन देने के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर नहीं है तो आप जो है क्वेश्चन सेशन जो सेशन में आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।